वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी ट्रायंगल में। आज हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री के चैप्टर 10 उपनिवेशवाद और देहात का पार्ट 3 देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। वन लाइनर क्वेश्चन यानी ऐसे क्वेश्चन जिसका उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में देना होता है। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो पहले जाकर उसे देख लें। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, इस वीडियो में हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इस पूरे वीडियो में हम लोग लगभग 40 वन लाइनर क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था कब और कहाँ लागू किया गया था? तो आपको पता होगा कि अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था 1793 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में लागू किया गया था। अगर आप ये भी जान लें कि अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू किया था तो आप नाम ध्यान में रखेंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया था। आपको अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था के बारे में पता होगा कि अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें जमींदारों को एक निश्चित राशि एक निश्चित तिथि में अंग्रेजी सरकार को चुकानी पड़ती थी। अगर वह नहीं चुका पाते थे तो उनकी ज़मीनें नीलाम कर दी जाती थी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हमारा दूसरा प्रश्न है, महालवाड़ी बंदोबस्त कब और कहाँ लागू किया गया था? तो महालवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था 1822 ईस्वी में, कहीं कहीं 23 भी देखने को मिलता है, 22-23, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब के क्षेत्र में लागू किया गया था। अगर आप जानते होंगे कि महालवाड़ी, इसमें देखिए महाल शब्द कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि महाल शब्द का अर्थ क्या होता है। तो आप ध्यान में रखिएगा, महाल शब्द का अर्थ जमींदार होता है या फिर गांव का कोई प्रतिनिधि। महाल शब्द का अर्थ जमींदार या फिर गांव का कोई प्रतिनिधि होता है। महालवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया गया था? तो आप नाम ध्यान में रखेंगे, रॉबर्ट मार्टिन वुड। रॉबर्ट मार्टिन वुड ने ही 1822 ईस्वी में महालवाड़ी बंदोबस्त को लागू किया था। तीसरा प्रश्न है हमारा, रैयतवाड़ी बंदोबस्त कब और कहाँ लागू किया गया था? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त को 1792 ईस्वी में बम्बई और मद्रास के क्षेत्रों में लागू किया गया था। ये भी आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि रैयत शब्द का क्या अर्थ होता है? तो आप ध्यान में रखेंगे कि रैयत शब्द का अर्थ होता है किसान। रैयत शब्द का अर्थ है किसान। और रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया? तो ये नाम भी आप ध्यान में रखिएगा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था जो लागू किया गया था वह लागू किया गया था थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा। मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा लागू किया गया था रैयतवाड़ी व्यवस्था। देखिए अगला प्रश्न भी हमारा वही है कि रैयत का अर्थ क्या होता है? तो रैयत का अर्थ होता है किसान, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न है, महाल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अभी हम लोग देख चुके हैं कि महाल का शाब्दिक अर्थ है गांव का प्रतिनिधि या जमींदार। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। आपको पता होगा कि संथाल विद्रोह के नेता थे सिद्धू और कान्हू, और यह विद्रोह 55-56 में हुआ था। संथाल कौन थे? तो संथाल एक जनजाति है जो झारखंड के राजमहल पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती थी। ऐसे राजमहल की पहाड़ी क्षेत्रों में इन्हें निवास करने का आमंत्रण जो है सो अंग्रेज़ों के द्वारा ही दिया गया था, और अंग्रेज़ों ने इसे जिस भूमि को प्रदान किया था रहने के लिए उसे दामिनी कोह का भी नाम दिया गया था। ये आपको पता होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो सिद्धू और कान्हू। ऐसे एक दो नाम और भी याद रखिएगा आप। सिद्धू और कान्हू के भाई थे चांद भैरव। तो इनका भी कभी कभी नाम देखने को मिल सकता है कि सिद्धू और कान्हू ये दो भाई थे। इसके अलावा दो भाई और थे, चांद और भैरव। ये लोग भी जो है सो इस युद्ध में, इस विद्रोह में सिद्धू और कान्हू का
चलिए हमारा अगला प्रश्न है, दामिनी कोह क्या था? तो राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र की भूमि जो अंग्रेजों के द्वारा संथालों को दी गई थी। दिया कौन? अंग्रेज। किनको दिया गया? संथालों को। तो अंग्रेजों के द्वारा संथालों को दिया गया भूमि, वह भी किस क्षेत्र का? राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र का। उसे ही नाम दिया गया था दामिनी कोह। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, दक्कन में किसानों ने कब विद्रोह किया? आपको पता होगा कि दक्कन के जो रैयत थे वो ऋणदाताओं के प्रति क्रोधित हो गए थे और विद्रोह कर दिए थे और ऋणदाताओं के घरों को लूट लिए थे। इसके पीछे भी बहुत सारे रीजन हैं जो आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियो में आप लोग देख चुके हैं। तो यहाँ सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि दक्कन में किसानों ने कब विद्रोह किया? 1875 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, दक्कन दंगा आयोग कब नियुक्त किया गया? इसी देखिए दक्कन में जो किसानों ने विद्रोह किया उसे दंगा शब्द का नाम दिया गया था। अंग्रेजों के द्वारा इसे क्या कहा गया? दंगा कहा गया। और इसके लिए एक आयोग को नियुक्त किया गया जो इसके सारे पहलुओं की जांच करके इसके रिपोर्ट को जो है सो अंग्रेजी सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया था। तो ये दक्कन दंगा आयोग कब नियुक्त किया गया? 1875 में। और आप ये भी जानिएगा कि इसने अपनी रिपोर्ट अंग्रेजी सरकार को कब सौंपा था? तो 1878 ईस्वी में इसने अपनी रिपोर्ट अंग्रेजी सरकार को सौंपा था। अगला प्रश्न है हमारा, प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? आपको पता होगा प्लासी का युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है भारतीय इतिहास का, क्योंकि इसी युद्ध के बाद, प्लासी और बक्सर, इसी दो युद्ध के बाद अंग्रेजी सरकार ने अपनी सत्ता को भारत में स्थापित करना स्टार्ट कर दिया था। तो ध्यान रखिएगा, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। और किसके किसके बीच में हुआ था? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजी सरकार के बीच में। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजी सरकार के बीच में हुआ था। और ऐसी मान्यता भी है कि बहुत सारे लोगों ने ऐसी भविष्यवाणियाँ भी की थी कि प्लासी के युद्ध के 100 वर्ष के बाद अंग्रेजी सरकार की सत्ता पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। इस वजह से भी 1857 की क्रांति एक बड़ा रूप ली थी, ऐसा इतिहासकारों के द्वारा बताया जाता है कि ये भी एक रीज़न रहा था कि लोगों का अनुमान था, मानना था कि 100 वर्षों के बाद जो है सो अंग्रेजी सत्ता पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। तो खैर वो सब बातें अलग है। फिलहाल आप ये ध्यान रखिएगा कि 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध। अगला प्रश्न है हमारा, बक्सर का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो ध्यान रखिएगा, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को किसके किसके बीच हुआ था? तो देखिए, बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, ये 3 लोग एक साथ मिलकर के लड़ रहे थे। इनकी संयुक्त सेना थी और अपोजिट में कौन था? अंग्रेज था। बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? आप सभी को मालूम होगा, 1600 ईस्वी। नेक्स्ट है, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? इलाहाबाद की संधि हुई थी 1764 ईस्वी में। इस संधि के बारे में आप लोग जान लीजिए कि इलाहाबाद की संधि के बाद ही बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इसकी दीवानी व्यवस्था अंग्रेज़ों को मिल गई थी। अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किस संधि के बाद मिला था? इलाहाबाद की संधि के बाद। अगला प्रश्न है हमारा, किस चार्टर अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया? तो ध्यान रखिएगा, 1833 का जो चार्टर अधिनियम था, इस अधिनियम के तहत कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को कह दिया गया कि आप व्यापार नहीं कर सकते हैं। अब आपका काम है क्या करना? आपका काम है शासन व्यवस्था को संभालना। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ये थे लॉर्ड
कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड कैनिंग ही थे। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, भारत में पहली बार सफल जनगणना कब और किसके काल में हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत में सफल जनगणना 1881 ईस्वी में 1881 में हुआ था और इस समय लॉर्ड रिपन का शासनकाल चल रहा था। तो ये ध्यान रखिएगा, 1881 ईस्वी लॉर्ड रिपन के काल में भारत में पहली बार सफल जनगणना हुई थी। अगला प्रश्न, अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत कब हुआ था? 1861 ईस्वी। आपको पता होगा कि अमेरिका के गृह युद्ध का भारत के किसानों पर काफ़ी प्रभाव रहा था, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अगला प्रश्न है, किस विद्रोह को उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, मुंडा विद्रोह। और मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? बिरसा मुंडा मुंडा विद्रोह के नेता थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, किस युद्ध में विजय के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिया था? वो कौन सा युद्ध था जिस युद्ध में जीतने के बाद अंग्रेजी सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों का दीवानी मिल गया था? दीवानी यानी वहाँ का राजस्व वे वसूलने लगे थे। तो ये है 1764 ईस्वी का बक्सर का युद्ध। अगला प्रश्न, कॉर्नवालिस कोड कब लागू किया गया? कॉर्नवालिस आपको पता है स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था से जुड़े हैं, और कॉर्नवालिस कोड कब लागू किया गया? 1793। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था 1793। अगला है, हड़प नीति किसके द्वारा लागू किया गया था? हड़प नीति के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो पता होगा कि कुछ कुछ रूल रेगुलेशन लगा करके भारत में जो स्वतंत्र साम्राज्य वगैरह चल रहे थे उनके साम्राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में या अंग्रेजी सत्ता में मिला दिया जाता था। इसे ही कहा गया था हड़प नीति, और ये किसने लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी। हड़प नीति को आप विस्तार से एक बार देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, 1857 के विद्रोह में जमींदारों ने किसका साथ दिया था? तो आपको पता होगा कि यह वह दौर था जिस समय जमींदारों को अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के कारण बहुत लाभ हो रहा था। तो लाभ होने के कारण जमींदारों ने किसका साथ दिया? अंग्रेजों का साथ दिया। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, उत्तरी बंगाल के दिनाजपुर जिले में धनी किसानों को क्या कहा जाता था? जोतदार। आप पढ़े होंगे क्वेश्चन, आपको मालूम होगा कि धनी किसानों को क्या कहा जाता था? जोतदार कहा जाता था। अगला प्रश्न है, भू राजस्व की किस व्यवस्था में जमींदारों की जमीनें नीलाम होने लगी थी? तो यह था अस्थाई बंदोबस्त। अगला प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था में जमींदारों की जमीनें नीलाम होने का मुख्य कारण क्या था? जिसका मुख्य कारण था निर्धारित तिथि में राजस्व न चुका पाना। आपको पता होगा कि जब निर्धारित तिथि में अंग्रेजी जमींदार लोग अंग्रेजी सरकार को राजस्व नहीं चुका पाते थे तो ऐसी स्थिति में उनकी ज़मीनें नीलाम कर दी जाती थी। और आप ये भी पढ़ चुके हैं कि नीलामी से बचने के लिए भी जमींदार बहुत सारे तरीके को अपनाया करते थे। अगला प्रश्न, राजमहल की पहाड़ी क्षेत्रों में संथालों का आगमन कब हुआ था? लगभग 1800 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। संथालों के आगमन से पूर्व राजमहल के पहाड़ी क्षेत्रों में किनका निवास था? संथाली लोग राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र में आकर बसे थे, लेकिन उनके बसने से पहले उन क्षेत्रों में कौन सी जनजाति निवास कर रही थी? तो वह थी पहाड़िया जनजाति। और इसी जनजाति के व्यवहार से तंग आकर के अंग्रेजी सरकार ने क्या किया था? संथालों को इस क्षेत्र में बसने का आमंत्रण दिया, क्योंकि वो जानते थे कि ये यहाँ रहेंगे तो पहाड़िया लोगों से यही लोग निपट सकते हैं। और ऐसा हुआ भी। जब आप पढ़िएगा कि जो संथाल थे और पहाड़िया जनजाति थी, दोनों के बीच में लगातार मतभेद होता रहा और लड़ाई होती रही। संथाली लोग अगर आप देखेंगे खेती जो करते थे वो हल के माध्यम से खेती करते थे। पहाड़िया लोग जो खेती करते थे वो
कुदाल के माध्यम से खेती करते थे। तो यहाँ एक बात बहुत ध्यान से समझिएगा कि संथाली और पहाड़िया जनजाति के बीच में जो विरोध हो रहा था, जो युद्ध लड़े जा रहे थे, या कह सकते हैं कि आपस में जो झगड़े हो रहे थे, उसे हल और कुदाल की लड़ाई भी कहा जाता है। हल और कुदाल की लड़ाई से तात्पर्य है संथाली और पहाड़िया जनजाति के बीच में लड़ाई। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस अंग्रेजी चिकित्सक ने पहाड़िया जनजाति के जीवन शैली का वर्णन किया है? तो वह क्या होगा? फ्रांसिस बुकानन। फ्रांसिस बुकानन एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे और यह सर्वे करने के लिए गए थे पहाड़िया जनजाति के क्षेत्र में, और वहां जाकर जब उनकी जीवन शैली को देखा तो उनकी जीवन शैली बहुत दयनीय स्थिति में थी और उनका वर्णन इन्होंने अपने सर्वे में किया था। अगला प्रश्न है, 1838 ईस्वी में दामिनी कोह के क्षेत्र में संथाली गांवों की संख्या लगभग कितनी थी? तो ध्यान रखिएगा, 1800 के आसपास में संथाली लोग बसना स्टार्ट किए थे दामिनी कोह वाले क्षेत्र में। 1838 के आसपास 40 गांव थे संथाली लोगों की, जिसकी जनसंख्या लगभग 3000 थी। और यह क्षेत्र इन्हें इतना अधिक पसंद आया कि इनकी जनसंख्या लगातार तेजी गति से बढ़ने लगी। 1838 में 40 गांव थे जो 1851 में बढ़कर के 1473 हो गए। पहले जनसंख्या जो 3000 थी वो 1851 के आसपास बढ़कर के जनसंख्या लगभग 82,000 तक पहुंच चुकी थी। तो आप समझ सकते हैं कि संथाली लोग कितनी तेजी गति से दामिनी कोह वाले क्षेत्र में बसना चालू कर चुके थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यह किसने कहा था? देखिए एक स्टेटमेंट है, बहुत ही कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है, तो ध्यान रखिएगा आप। यह किसने कहा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था अंग्रेजों के अधीन एक स्पंज की तरह कार्य कर रही है, जो भारत की गंगा नदी से सारा धन रूपी पानी सोख कर इंग्लैंड की टेम्स नदी में निचोड़ देती है। पहले इस चीज़ को समझिएगा। इन्होंने क्या कहा कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो अंग्रेजों के अधीन चली गई है, और हो क्या रहा है कि एक स्पंज के जैसा ये काम कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि भारत के गंगा नदी का पानी ये लोग निचोड़ करके और ये पानी को सोख लेते हैं और इंग्लैंड में टेम्स नदी में निचोड़ देते हैं। अब यहाँ ये तो मतलब नहीं हुआ कि गंगा नदी का पानी ले जाकर टेम्स नदी में भर रहे हैं, बल्कि इनके कहने का मतलब ये था कि भारत की सारी धन संपत्ति ये लोग ले करके और कहाँ का खजाना भर रहे हैं? तो ये लोग इंग्लैंड के खजाने को भर रहे हैं, भारत के खजाने को लूट करके। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है, इसको कहा जाता है धन निर्गमन का सिद्धांत। धन निर्गमन का सिद्धांत। ये धन निर्गमन का सिद्धांत क्या था और किस ओर धन का निर्गमन हो रहा था? तो भारत से इंग्लैंड की ओर हो रहा था, और विद्वानों ने इसे कहा कि भारत की जिसे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो भारत की सोने की चिड़िया को अंग्रेजी सरकार ने अपने पिंजड़े में कैद कर लिया है। यानी यहाँ की सारी धन संपत्ति को लूट कर कहाँ ले जा रहे हैं? इंग्लैंड ले जा रहे हैं। ये स्टेटमेंट किनका था? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। जॉन सुलिवन, ये एक इतिहासकार है जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, इस्तमरारी बंदोबस्त व्यवस्था किस नाम से जाना जाता है? पहले ही आप लोगों को बताया जा चुका है, अगर आप लोग इससे पहले का वीडियो देखे होंगे तो। इस्तमरारी बंदोबस्त व्यवस्था अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का ही दूसरा नाम है। अगला प्रश्न है, दक्कन दंगा आयोग ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया? दक्कन दंगा आयोग आपको पता होगा कब गठित हुआ था? 1875 में। रिपोर्ट कब दिया? 1878 में। अगला प्रश्न है, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा मुंडा। नेक्स्ट है, किस अंग्रेजी अधिकारी को बंगाल का टाइगर कहा जाता है? तो लॉर्ड वेलेस्ली को बंगाल का टाइगर कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा आप। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, किस रिपोर्ट का संबंध ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से था? कौन सी रिपोर्ट थी जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों का वर्णन किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इस चैप्टर के लिए, ध्यान में रखिएगा। 5वीं रिपोर्ट, इसका आंसर क्या होगा? 5वीं रिपोर्ट। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत में स्थापित की थी।
अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार किस गवर्नर जनरल ने डाक टिकट की शुरुआत किया था? तो ध्यान रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी, या वही व्यक्ति है जिन्होंने हड़प नीति को लागू किया था, और यही वह व्यक्ति है जिन्होंने भारत में पहली बार डाक टिकट का शुरुआत किया था। डाक टिकट का, भारत में डाक टिकट का जन्मदाता लॉर्ड वेलेस्ली को माना जाता है। और हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो ध्यान रखिएगा, नवाब वाजिद अली शाह जो अवध के अंतिम नवाब थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब आप लोग करते रहिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको लगातार मिलता रहेगा। और ध्यान रखिएगा, स्टडी ट्रायंगल। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।